नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत भी कैद हो गई है और बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाने जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे इमामगंज का और आपको बताएंगे कि आखिर इमामगंज से क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार इमामगंज का मूड क्या बता रहा है। वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। जहां चिराग पासवान एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करने गए ही नहीं क्योंकि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जब इमामगंज की बात आप कर रही हैं, हमने आज दिन में कई लोगों से बातचीत की। आरजेडी के नेताओं से भी बातचीत हुई, हम पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हुई, बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत हुई और जन स्वराज वालों से भी बातचीत हुई। तो देखिए, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि 4 सीटों में सबसे कंफर्म सीट उनकी है तो वह इमामगंज की सीट है। रोशन मांझी एलियस राजेश मांझी चुनाव जीत रहे हैं, यह आरजेडी का दावा है जी। वह मानते हैं कि रामगढ़ में और बेलागंज में लड़ाई फंस गई है। ठीक है ना जी। तरारी में आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट प्राप्त की तो कुछ दूसरी तस्वीर देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर? हाँ, दूसरी तस्वीर। मुकाबला करा है, यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है और चिराग पासवान का नहीं जाना एनडीए के लिए नुकसानदेह रहा है। देखिए, अरुण भारती शायद गए थे चिराग पासवान के बहनोई, लेकिन अरुण भारती चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं। रामविलास पासवान के वारिस चिराग पासवान ही है और जो अपील है वह चिराग पासवान की अपील है। तो देखिए, हमने जो जानकारी प्राप्त की, जो मुझे खबर मिली कि चुनाव के दिन आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई, वैसे देखिए, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि इमामगंज के कई हिस्से नक्सल प्रभावित भी रहे। बिल्कुल। वोट बहिष्कार भी होता रहा है। इस बार भी हुआ है। हाँ, हुआ है जी, लेकिन जी। बहुत बड़ी संख्या में नहीं हुआ है कि चुनाव को प्रभावित कर दे। देखिए, वहां नक्सली मैनेजमेंट होता है। तो हमारी जानकारी के मुताबिक 2 दिनों पहले दीपा मांझी, हम पार्टी की उम्मीदवार संतोष सुमन की पत्नी जीतन राम मांझी की बहू, बहुत पीछे थी, बहुत पीछे थी जी। लेकिन 48 घंटों में उन्होंने अपनी स्थिति बहुत सुधार ली, बहुत सुधार ली जी। और आज जब सुबह पोलिंग शुरू हुई तो वहां मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार चुनाव जीतते रहे तो उन्हें पता था कि कहां कौन। और जीतन राम मांझी ने यह कहकर कि देखिए, मैं तो सांसद बन गया, मैं मंत्री बन गया, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बेटा संतोष सुमन भी मंत्री है, बाकी लोग आपकी मदद क्या करेंगे। और बिहार के लोग इस तरीके के आश्वासनों में घुल मिल जाते हैं, दुश्मनी भूल भी जाते हैं, नाराजगी खत्म भी कर लेते हैं, तो जीतन राम मांझी उम्र भी हो गई है। तो जीतन राम मांझी ने जो लोग रूठे हुए थे उन्हें मनाया है। तो बूथ मैनेजमेंट में और घर से लोगों को जो वोटर हैं उन्हें निकालने में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ और मेरी जानकारी है कि उसमें दीपा मांझी आगे रही है। दीपा मांझी आगे रही है। जी। जो आरजेडी के प्रत्याशी राजेश मांझी एलियस रोशन मांझी, वे बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि उनके पास संसाधन की कमी थी, शायद केंद्रीय आमद, मतलब पार्टी की ओर से उतनी मदद नहीं पहुंचाई गई जितनी जरूरत वहां थी। तो राजेश मांझी, रोशन मांझी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और जितेंद्र पासवान भी मजबूत मुकाबला। देखिए, पहली बार चुनाव लड़ना
और मुकाबले में आ जाना बड़ी बात होती है, जी, बड़ी बात होती है। तो इस लड़ाई में कौन चुनाव जीत जाएगा, यहां भी यह फैक्टर काम कर रहा है कि जितेंद्र पासवान मतलब जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी को कितना वोट आ रहा है, और जो वोट आ रहा है अब बूथों की पहचान हो जाती है, किस बूथ पर कितने मत गिरे और कितने मत किसको मिले और उस बूथ पर किसका प्रभाव। तो देखिए पासवान जितेंद्र पासवान के साथ हो गए, और जो महत्वाकांक्षी वर्ग है, जो एस्पिरेशनल है, जिसे उम्मीदें हैं, बदलाव की बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वे प्रशांत किशोर के साथ गए हैं। इसके अलावा सबन मतदाता, देखिए यह चुनौती एनडीए के लिए है। जैसा हमने बेलागंज में बताया था कि सबन मतदाताओं में विभाजन हुआ, और यह विभाजन एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए मगध और शाहबाद 2020 के चुनाव को याद कीजिएगा, विधानसभा के चुनाव को, जब चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे और उनकी जिद थी कि नीतीश कुमार को हराएंगे, तब उन्होंने इस इलाके में उनके कारण तेजस्वी यादव खुद नहीं जीत रहे थे, लेकिन जो खूंटे से बंधे हुए सबन मतदाता थे, उन्होंने चिराग पासवान के घर को देख लिया था, बंगले को देख लिया था, उधर चले गए थे, इसलिए आरजेडी की जीत हुई थी और जेडीयू की हार हुई थी। हाँ, बिल्कुल जी। देखिए इमामगंज में जीतनराम मांझी जीत गए थे, वह उनकी पहचान। तो सबन मतदाताओं ने एक घर देखा है, ठीक है, लेकिन इस घर में अभी पूर्ण रूप से, देखिए कई फेजेस होते हैं ना, कि पहले आप भूमि पूजन करते हैं, फिर आप उसका निर्माण करते हैं, फिर गृह प्रवेश करते हैं। तो भूमि पूजन सबन मतदाताओं ने कर लिया है कि देखिए हमारा खूंटा, हम यहां से वहां भी जा सकते हैं। तो ये चैलेंज है। और देखिए जब हम यादव और मुसलमान मतों की बात करते हैं, तो हमने देखा कि किस तरीके से मुसलमान मत बेलागंज में टूट गए, लेकिन इमामगंज में मुसलमान और यादव कमोबेश आरजेडी के साथ रहे हैं। देखिए बूथ मैनेजमेंट में दीपा मांझी आगे रही हैं, लेकिन वोट कितना किसका, और देखिए जीतनराम मांझी की उम्मीदें नीतीश कुमार से अधिक रही, नीतीश कुमार से अधिक रही, और नीतीश कुमार के पास चुप्पा वोटर है, महिलाओं का वोट है, सब कुछ के बाद भी। तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जीतनराम मांझी, यदि दीपा मांझी यहां चुनाव जीत रही हैं, तो उसमें देखिए हम एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला है। और देखिए वहां प्रशांत किशोर ने एक अलग छाप छोड़ी, उन इलाकों में जाकर जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता था, शकरबंधा या कहां, हाँ, तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि 2 दिनों में यहां मोबाइल का टावर लगना शुरू होगा। एयरटेल की टीम पहुंच गई, और एयरटेल की टीम पहुंच गई। तो प्रशांत किशोर ने यह दिखाया कि हम कुछ भी नहीं है अभी, तब भी हमारा प्रभाव इतना है, अपने संसाधन से लगवा दिया टावर। जी। और इस बात को भी समझिएगा कि जैसे आप कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास चुप्पा वोटर है, कई लोगों की चिंताएं इस बात को लेकर हैं, और वह अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, जिनके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है, जिनके लिए स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था मुकम्मल नहीं है, यदि उन्हें अपने बच्चों की तस्वीर याद आ गई और उन्होंने यह समझ लिया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने क्या कहा, पैसा किसी और से ले लीजिएगा, पैसा छोड़ना नहीं है, ये आप ही का पैसा है। हाँ, ये आप ही का पैसा है, ये आपका ही पैसा है, ठीक है, पैसा किसी और का ले लीजिए, और से ले लीजिएगा, लेकिन वोट देते वक्त अपने बच्चे के चेहरे को देखिएगा, ठीक है ना। तो इमामगंज में बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ है, लेकिन दीपा मांझी बूथ मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा प्रबंधन होता है, और इस प्रबंधन की बड़ी भूमिका होती है कि आप देखिए इस उपचुनाव से बिहार सरकार की सेहत पर कोई असर तो पड़ने वाला था नहीं, बिल्कुल जी, पड़ेगा भी नहीं, नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बनी रहेगी। हाँ, नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार देखिए कुर्सी बाबू है, जिधर रहते हैं कुर्सी
छोड़ते नहीं है। हाँ, कुर्सी उसी गठबंधन। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए क्या है, 4 सीटों के उपचुनाव में जीत हार को रेखांकित किस रूप में किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ा लक्ष्य रख लिया। क्या लक्ष्य रखा जी? 2025 में 220 से अधिक सीटें। बिल्कुल, तो इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में एनडीए कितनी सीटें जीत रही है? बिल्कुल जी। तेजस्वी यादव कितनी सीटें जीत रहे हैं, कितनी हार रहे हैं, क्योंकि 3 तो इंडिया ब्लॉक के ही हैं। यदि इमामगंज को छोड़ दीजिए तो रामगढ़, तरारी और बेलागंज, और बेलागंज तो फंस गया है। बेलागंज जहां से 34 वर्षों से, पिछले 34 वर्षों से कब्जा है, वहां आपने देखा कि आज सुबह जो मुसलमान निकले वह कल वाले मुसलमान नहीं थे जी। आज वे बदल गए। हाँ, यह दूसरी बात है कि दोपहर के बाद यह महसूस किया गया कि जब मुसलमानों ने देखा कि नए घर में भूमि पूजन करने वाले भूमियार थोड़े कंजूस है, निर्माण कार्य में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो ये भी थोड़े कंजूस हो गए और बुर्का नसी महिलाएं निकल गई घर से। हाँ, और बुर्का नसी लोकसभा चुनाव में भी हमने ट्रेंड देखा था कि देखिए मुस्लिम में जो पुरुष थे, मर्द थे, वे तो एंटी बीजेपी वोट कर रहे थे। जी। लेकिन जो बुर्का नसी महिलाएं थी, पसंद है नीतीश कुमार। तो यह देखिए ये इसका फायदा जीतन राम मांझी को मिलता दिख रहा है। तो इमामगंज की लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है। दीपा मांझी, चिराग पासवान के नहीं जाने से कितना नुकसान? नहीं, चिराग पासवान के यदि देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा है, हाँ। यदि कहीं कुछ गड़बड़ सरबर हुआ तो पूरा ठिकरा, तो जीतन राम मांझी इस कदर झल्लाएंगे कि पूछिए मत। क्योंकि चिराग पासवान को सभी ने सलाह दी थी कि आपको इमामगंज जाना चाहिए। और 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में अकेला इमामगंज ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जो सुरक्षित था। बिल्कुल। और चिराग पासवान की राजनीति की बुनियाद क्या है? दलित राजनीति। बिल्कुल। सबन तो तर्का है ना, जोरन है ना। तो आप वही नहीं गए। ठीक है। देखिए जहां तरारी में जाकर आपने चाहे उल्लास पांडे के कारण, चाहे सुनील पांडे के कारण, वहां आपने सभा भी की, आपने रोड शो भी किया। ठीक है, आप दूसरी जगहों पर भी गए, लेकिन आप इमामगंज नहीं गए। तो आपने जीतन राम मांझी की छाती पर छुरी तो चला दी है जी। देखिए, तो यदि छुरी चली है और जख्म दे दिया है और यह जख्म बस नासूर ना बन जाए। हाँ, नासूर बन गया तो जीतन राम मांझी भी फटेंगे और संतोष सुमन भी फटेंगे। और आरक्षण के भीतर आरक्षण, ठीक है ना, वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, हाँ, जो हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया। हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया। देखिए चिराग पासवान तो नहीं चाहते थे। केंद्र सरकार बिल्कुल मौनी बाबा बनी हुई है, लेकिन भाजपा की सरकार उसे लागू कर रही है। हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है। तो यह मसला गंभीर हो जाएगा। लेकिन बूथ मैनेजमेंट में वह आगे रही है, लेकिन लड़ाई यहां त्रिकोणीय और तीनों ने मजबूती से। और सबसे अच्छा कैंपेन वह जनसुराज का रहा है। सबसे अच्छा कैंपेन जनसुराज का रहा है। वोट का बदलना या नहीं देखिए ये अलग बात है। देखिए इस बहाने जनसुराज ने यह समझ लिया है कि हमें चुनाव 2025 में लड़ना कैसे है। और लोगों को भी देखिए अब तो तीसरी ताकत का उदय हो गया। बिल्कुल हो इसे गया। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकते हैं। इसकी चर्चा होगी ही, चाहे कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, प्रशांत किशोर की चर्चा होगी। और प्रशांत किशोर को मिले मत, इस मत के कारण किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, यह बात भी देखी जाएगी। देखिए मुझे काशीराम की एक बात याद आती है, बसपा के संस्थापक। मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो काशीराम उस समय कुछ भी नहीं थे, बसपा की कोई स्थिति नहीं थी। पाटलिपुत्रा होटल में पटना में सुबह काशीराम ने कहा था 3 चुनाव लड़े जाने चाहिए यदि कोई राजनीतिक पार्टी बनती है और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई व्यक्ति रखता है, चुनाव लड़ने की चाहत रखता है। पहला चुनाव हारने के लिए, ठीक है, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो प्रशांत किशोर उपचुनाव में ही दूसरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां वह उनके कारण कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है। यह बड़ी बात होगी। और यदि दीपा मांझी हारती है तो इसका मतलब 2025 में
परिवारवाद कितना आगे चलेगा इस पर भी गंभीर चर्चा होगी और बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे इमामगंज की जंग त्रिकोणीय है। देखना होगा कि आखिर 23 तारीख को फैसला किसके हक में आता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।